मेरे पापा को अब टीचर हैं, वैसे वो मेरे पापा को अब टीचर नहीं, उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी बेटी के नाम से जाना जा रहा है कि हाँ ये वर्मा जी हैं, उनकी जो बेटी है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो फेलियर हो रहा हूँ, तो फेलियर्स मुझे फेस करनी पड़ रही है, तो एक दिन मेरा नाम आएगा और उस दिन सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम शिप्रा है और यूपीपीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके साथ ही बीपीएससी में भी सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब अपन स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों की तरह वहाँ बैठी थी और परसों मैंने ज्वाइनिंग की, तो मेरा मतलब जब सिलेक्शन ही हुआ, जब मेरा लिस्ट में नाम ही आया था, तो किस तरीके से चीज़ें बदली। तो सबसे पहले तो नॉर्मल मैं भी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया था, प्रिपरेशन में टाइम लगा है। और तो जैसे मेरा पीडीएफ में नाम आया, तो सब लोगों के कॉल आने लगे और बहुत सारे, मतलब क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से हूँ तो मुझे मीडिया ने भी कवरेज दिया। तो देखो इस तरीके से ना आपकी लाइफ एकदम बदल जाती है। आप कहाँ एकदम एकदम फेलियर थे, कहीं आपको कोई लोग नहीं जानते थे, और जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लोग जानने लगे, आसपास के लोग जानने लगे। मेरे पापा को अब टीचर हैं, वैसे वो मेरे पापा को अब टीचर नहीं, उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी बेटी के नाम से जाना जा रहा है कि हाँ ये वर्मा जी हैं, उनकी जो बेटी है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये देखो, पता है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक मोटिवेशन है। आप लोग कैसे इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंसिस्टेंट रहोगे या अपनी प्रिपरेशन को इतना लॉन्ग टर्म्स तक कैसे चलाओगे। तो इसको आपको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ एक दिन मेरा नाम भी आएगा। अगर मैं फेलियर हो रहा हूँ तो फेलियर्स मुझे फेस करनी पड़ रही है, तो एक दिन मेरा नाम आएगा और उस दिन सारी चीज़ें बदल जाएंगी, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं सोसाइटी के लिए भी जो भी करना चाह रहा था वो सब भी बदलेगा। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद से तो आप सभी लोग अभी बिगनर हैं, तो सब जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है इसमें एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमारा 3 फेज में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि पीटी के लिए या फिर बेसिक फाउंडेशन के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए सबसे या तो आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ना, तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो सर जो भी बताएंगे आपको वो करना है। बस पता है हमारे पास ये फाउंडेशन कोर्स इसलिए होता है कि हमारी एक बेसिक नॉलेज है वो हो जाए हम पे, क्योंकि पता है क्या है, जब अपन सेल्फ स्टडी करेंगे या स्ट्रगल करेंगे तो हमें बुक्स का पता नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो यहाँ से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। उसके अलावा अ, थोड़ा एफर्ट अलग से करना पड़ेगा, जैसे कि पीटी के लिए, फिर मेंस के लिए, और फिर इंटरव्यू तो बाद में छोड़ देते हैं उसको। तो पीटी के लिए जैसे मैंने किया था कि हालांकि मैं भी कोच मतलब अमित सर के यहाँ से जुड़ी हुई थी, तो अमित सर के यहाँ से ही मुझे पीटी के लिए, पीटी का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, मैंने क्योंकि मेरा एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गया था। और तो अमित सर हमेशा बोलते थे कि आप पीवाईक्यू देखो, तो मैं हमेशा से मतलब पीवाईक्यू देखती थी। जब भी मेरा जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, पीवाईक्यू मतलब ऐसे पीवाईक्यू मेरा डेली का रहता था कि 10 पीवाईक्यू या 20 पीवाईक्यू जितना मेरे से हो सकता था उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू देखना है। तो पीवाईक्यू देखती थी और उससे पता है क्या होता है, पीवाईक्यू से आपको पता चलता है एग्जैक्ट हमें पढ़ना क्या है। कोचिंग में भी ना कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा दी जाती हैं और वो हमें शायद हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ चीज़ें टफ भी होती हैं और वो हम एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। तो फिर क्या रहता है कि हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, यार इस तरह इससे पूछेगा मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही है मैं छोड़ सकती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं है, हम अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो ये पीटी के लिए पीवाईक्यू हो गया। और पीटी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपकी जो एनालाइजिंग पावर है, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन और हाउ टू चूज द ऑप्शन विच इज़ राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप कैसे सीखोगे, आप डेली जब पीवाईक्यू करोगे। और अमित सर को तो पता है पीपीटी के लिए तो ब्लाइंडली फॉलो करो यार, बहुत सही है अमित सर, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ना होती, मैंने 3 बार पीटी निकाला है यूपीएससी का लगातार, वो भी 2022 में, 23 में, 24 में। और शायद अमित सर ना होते तो मैं मतलब इतना कंसिस्टेंटली पीटी ना निकाल पाती और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा है। तो मार्जिन से पास नहीं हुई हूँ, काफ़ी हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोर के साथ मैं पास हुई हूँ तीनों में पीटी में। तो हमें सर जैसा बोलते हैं जब पीटी का डिस्कशन भी कराते हैं वो,
तो उसको फॉलो करो कि वो सर कैसे सोच रहे हैं, सर ने ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करा, है ना। तो ये पीटी के लिए हो गया। और पीटी में बस पीवाईक्यू करना होता है और फाउंडेशन तो आप लोगों का तैयारी हो रहा होता है। और उसके बाद अगर पीटी के रिगार्डिंग अगर पहले पीटी का देख लें उसके बाद अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है इन फियर बच्चों को लगता है कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो फिर हम मेंस पे। तो आप अभी ना हम प्रीलिम्स पे बात करते हैं फिर मेंस पे हम बात करेंगे। प्रीलिम्स नो डाउट टफ है बट सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स नहीं। तो हमारा मेजर एम्फेसिस रहना चाहिए मेंस पे। और देखो एक बार क्या होता है ना कि हम प्रीलिम्स की तैयारी ही करते रह जाते हैं, तैयारी कभी कर ही नहीं पाते। एक हमारा माइंडसेट बन जाता है पहले प्रीलिम्स निकले फिर मेंस का देखेंगे, और एक्चुअल में उन्हीं लोगों का कभी प्रीलिम्स आप थोड़ा सा प्रीलिम्स पे एक बार देख लें ना कि तो अच्छा, अब पीटी का आपने जैसे, तो आप बताइए पीटी के रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट हो तो। मैंने बताया मतलब जैसे कि फाउंडेशन हो गया तैयार, उसके बाद आपको पीवाईक्यू डेली देखने हैं पीटी के लिए, तभी निकलेगा और वो भी कंसिस्टेंट वे में, और एनालाइज करना है कि यूपीएससी ने ये ऑप्शन दिए तो क्यों दिए, और जब आंसर देखोगे तो ये ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये ऑप्शन है इसका आंसर ये है तो क्यों है, ये सब आपको देखना है। और अपनी सराउंडिंग की चीज़ें, ये मुझे अमित सर ने सिखाया था कि सराउंडिंग की चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि पीटी यूपीएससी की अगर पीटी की बात करें तो बहुत रैंडम है, जैसे लोग बोलते हैं ना रैंडम है, तो वैसा मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ है। जो भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं अड़ोस पड़ोस में, वो सबका नॉलेज है, अगर आपको उन सबका नॉलेज है तो आप कर सकते हो। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के पीटी में, 5 स्टार लेवलिंग किस पे होती है, तो आप अपने सराउंडिंग की चीज़ों पे देखोगे, जैसे उसमें ऑप्शन थे सीलिंग फैन पे होती है और लाइट पे होती है, तो ये आप अपनी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास की, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एफएसएसआई का एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप ये चीज़ें डेली आपके सामने होती हैं, आप उनको देखो, एफएसएसआई का मार्क क्या है, ये सब चीज़ें देखो, और तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, पीटी के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैंने अपनी तरफ से ये बताया, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ कुछ भी। देखो पता है, आप नहीं पूछोगे ना मतलब तो फिर आप ही के लिए घाटा है, क्योंकि पता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो होता है वो इस प्रोसेस से गुजरा होता है, या उसको तो वही आपको सही से बता सकता है कि हाँ एग्जैक्टली आप ये कर सकते हो, आपको ये नहीं करना है। और आप क्या पता मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है इस एग्ज़ाम में, जो आपके लिए मतलब जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप अगर जो कुछ भी है आप पूछ लीजिए, नो डाउट। मेरी जर्नी मेरी जर्नी हुई थी स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब ये बाद में मैं टैकल ही करती। तो देखो पता है यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी में ना फैक्ट नहीं पूछता, जबकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम आपने देखा होगा कि वो फैक्ट पूछ रहा है ना। तो यूपीएससी के लिए तो आपको आपका बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हैं वो एकदम तैयार होनी चाहिए, और जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हैं वो आपको फैक्ट रटने में भी हेल्प करती हैं। तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए एक आता है घटना चक्र, वो आपको घटना चक्र करना है। और जैसा कि हम यूपीएससी में अमित सर का करंट अफेयर है ना, तो अमित सर का जो करंट अफेयर है वो आपके करंट अफेयर पे फाउंडेशन बिल्ड करेगा, क्योंकि आप चीज़ें तभी रट पाओगे जब आपकी एक फाउंडेशन तैयार होगी, है ना। जैसे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस पूछ लिया, तो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, तो जो उसकी फंक्शनिंग होगी वो यूपीएससी में पूछेगा, लेकिन उनकी कितनी बॉडी है वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछेगा। तो आपको फंक्शनिंग अगर पता होगी, तो अगर स्टेट पीसीएस में अगर आपको नहीं आ रहा होगा भी ना ऑप्शन, तब भी आप एलिमिनेट कर लोगे फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग कि हाँ ये बॉडी तो यूएन की हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए तो फाउंडेशन आपका तैयार ही हो रहा है, वो आपको। और पीवाईक्यू पे तो मतलब मैं बोल रही हूँ ना, पीवाईक्यू ऐसे समझ लो, पीवाईक्यू इज द मतलब
गोल्डन, उसके बिना अगर आपने उसको नेग्लेक्ट किया ना, आपका सिलेक्शन आप भूल जाओ, ठीक है। तो हर के पीवाईक्यू देखो, और पीवाईक्यू से आपको वही पता पड़ेगा कि आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे नहीं। तो यूपीएससी के लिए ये हो गया, हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया। जबकि बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए आपको घटना चक्र पढ़ना है, वहां से आपके क्या होगा, फैक्ट तैयार होंगे, और वो फैक्ट बेस्ड यूपीपीसीएस और बीपीएससी रहता है। तो आप फैक्ट तैयार करिए घटना चक्र से। और करंट के लिए यूपीएससी के लिए अमित सर का करंट है, और बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए एडिटोरिया आती है करंट अफेयर की, है ना, तो वो करना है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई हो गया तो अगर आप यूपीएससी पे फोकस कर रहे हो और यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई हो गया तो आपको बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का पीटी क्वालिफाई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी फैक्ट पे ध्यान दो, हो जाता है बस, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या करना है, क्या इस फैक्ट किस तरीके से। हाँ, और क्वेश्चन डेली देखने हैं, है ना। और हाँ, देखो पता है, मैं न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, डेली पढ़ो, बट पता है क्या रहता है, कोचिंग पता है क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना वो कम कर दे, है ना। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वो पता है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना मेंस पर्सपेक्टिव से रहती है, जब आपको मेंस में ऐसे लिखना होता है, और जब मेंस में आपको मल्टी डायमेंशनल पॉइंट लिखने होते हैं, वहाँ पे न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। और पीटी के लिए मुझे एज सच थोड़ा मतलब ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा, क्योंकि क्योंकि पता है हमें अपनी मेहनत को क्या पता है, इसमें हमें ना लेबर, हाँ, स्मार्ट वर्क करना है। तो हम क्यों करें जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमें क्यों कुकिंग करनी है यार, हमारे पास फूड आ रहा है तो हमें फूड खाना है ना, बस हमें कुकिंग करके फूड क्यों खाना है ना। तो क्या करो आप करंट अफेयर्स के लिए, पीटी के करंट अफेयर्स के लिए किसी भी कोचिंग का, मतलब मैंने तो अमित सर का किया था, आप अमित सर का करोगे तो मतलब अमित सर पता है क्या है, वो थोड़ा ना जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, जो भी करंट अफेयर्स का होता है, जैसे उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाया, तो पता है उसके साथ ही वो पीवाईक्यू देते हैं। तो पता है करंट हमें ये भी पता लग जाता है कि करंट में पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हाँ हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। करंट में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती ना, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती है, तो ये है। देखो पता है बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत पढ़ना जरूरी है, और पॉलिटी की ओनली 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बाकी फाउंडेशन है और वो एनसीईआरटी है, बस। हाँ, और एनसीईआरटी को इतना फोबिया नहीं बनाना है, मतलब कि हाँ ठीक है एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट की पढ़नी है, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ने भी नहीं बैठना है यार। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पता है मैंने एनसीईआरटी मैंने फाउंडेशन के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी जब जो जो चीज़ें रिक्वायर थी, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ा। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ी थी, सारी नहीं पढ़ी, 6 की नहीं पढ़ी, 7th की नहीं पढ़ी, ओनली 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि बाकी तो मेरे जो नोट्स थे उनसे हो गया था, तो मैं क्यों डबल मेहनत करूंगी। और 6 क्लास की, हाँ, 6 से 12 तक मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी है, तो वहाँ मुझे हेल्प करता, तो इसलिए मैंने 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ी। और पॉलिटी की मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, बस उसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हाँ, और एक इन्वायरमेंट के लिए भी पढ़ी थी, वो भी सिलेक्टेड चैप्टर, जो अमित सर ने बताए थे, 4 चैप्टर आपको तैयार करने होते हैं एनसीईआरटी के, 11th क्लास की, आई थिंक 12th क्लास की बायोलॉजी है, बस वो, उसके अलावा नहीं। बाकी पता है देखो, पता है क्या रहता है कि हमें ना सबकी, बहुत सारे टॉपर होंगे, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है ना। तो हमें ना हमारे लिए जो काम कर रही है स्ट्रेटजी वो अपनानी है, सबको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। आपको क्या लगता है, आप मतलब अगर आपने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी अपनाई, क्या आप अपने आपको एनालाइज एनालाइज करो, क्या आप उससे यूपीएससी के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, फालतू का नहीं करना है फॉलो। हाँ, यूपीएससी में
देखो यूपीएससी में तो मेरा पीटी हो रहा था, मुझे मतलब मेरा पीटी हो रहा था 22 23 24 में लगातार मैंने पीटी दिया। तो मेरा मेंस में थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेंस में मैंने किया, हालांकि 2024 में मैंने अपना फुल एफर्ट दिया था, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर यार पता है वहाँ पे अपन को पता नहीं, मतलब मेरी थोड़ी लैकिंग रही पीटी मेंस में। तो चीज़ें थी, जब की तो समझ में आई कि हाँ ये करना है। जैसे कि जब मैंने पहला मेंस दिया था, उस दौरान मेरा क्या था, आंसर जो थे वो मोनोटोनस थे, मतलब एक ही तरह का सब आंसर लिख रही थी पॉइंट फॉर्म में, लेकिन वो नहीं बनाना। तो मुझे समझ में आया भाई अपने आंसर्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो फिर मैंने अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाया। फिर जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ, सेकंड में मुझे लग रहा था, मतलब जब 2023 का अटेम्प्ट दिया तो हाँ बेटर करके आई हूँ, बट नहीं हुआ। तो उसमें थोड़ा ऑप्शनल में दिक्कत हो गई थी मेरी। फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपनी चीज़ें बदली। जैसे मैंने इंट्रो को थोड़ा चेंज किया। इंट्रो मैंने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंट्रो पहले बने बनाए स्ट्रक्चर्ड इंट्रो लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। कंक्लूजन स्ट्रक्चर्ड कंक्लूजन लिए, प्रेजेंटेबल बनाया अपने आंसर्स को, डेटा लगाया अपने आंसर्स में। और हर दूसरे क्वेश्चन के बाद मैंने मतलब ट्राई किया यूपीपीसीएस में कि मैं हर दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं एक डायग्राम डालूं, या मतलब ऐसा कुछ चीज़ डालूं जिससे वो एग्जामिनर है वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा मुझे एक नंबर एक्स्ट्रा दे। क्योंकि पता है मेंस में क्या है, एक एक नंबर से आप बहुत ज़्यादा मार्जिन पे पहुंचते हो। 20, मतलब जीएस के मान लो 80 नंबर यहाँ पे हो गए। अगर आप एक एक नंबर भी हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, और उसी की फाइट है। तो आप ना पता है क्या करो इसके लिए, जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आंसर्स में दिखाओ, किसी को एनालाइज कराओ कि मेरे आंसर्स में दिक्कत क्या है ना। और जो सामने वाला बता रहा है फिर उसको अपने आंसर्स में लाओ, लेके आओ। ये नहीं कि उसने बता दिया हमें नहीं लेके आना, मतलब ठीक है मैं तो लिख ही रहा हूँ सही। ये मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में दिक्कत हुई थी। मतलब ये मैं शायद ओवर एस्टिमेट कर दी कि नहीं ठीक है मोनोटोन, मतलब मुझे बताया था सर ने कि प्रेजेंटेबल बनाओ। मुझे लगा अब इसको कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ये है तो ठीक है तो लिख रही हूँ, 20 क्वेश्चन भी करना मतलब एग्जाम में इतना भारी पड़ता है, अब इसमें प्रेजेंटेशन भी घुसाओ। तो ऐसा नहीं करना है। जो सामने वाला बोल रहा है अगर आपकी कॉपी देख के जेन्युइन अगर गाइडेंस दे रहा है तो आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये है। नहीं, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि देखो 2024 का आपने, यार मैं तभी बोलती हूँ पी वो करो पीवाई क्यू देखो। 2024 और 2025 का यूपीपीसीएस ने जिस तरीके से पीवाई क्यू पूछा है ना, वो ना यूपीएससी के पैटर्न की ओर जा रहा है। मतलब आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, है ना। और फैक्ट तो है, फैक्ट तो मतलब उसका कोर है, फैक्ट तो आपको रटने ही पड़ेंगे, ये तो है। बट ना यूपीएससी की भी टेक्निक उसमें काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक थोड़ा फैक्ट है यार, स्टेट पीसीएस बस, और कुछ नहीं है। तो इसको आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो, आपके पास सिलेबस है, सिलेबस तैयार है, रटा हुआ है ना। तो आप सिलेबस रटो, और सिलेबस जो टॉपिक आ रहा है आप देखो ये सिलेबस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और जो एडिटोरियल होता है उस पर थोड़ा एम्फेसाइज करो। बाकी जो पेपर होता है उसको पता है ओरली थोड़ा मतलब पढ़ लो बस कि हाँ ठीक है। और वो आपको तब आप सही से समझोगे जब आप सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या। तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जीएस 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जीएस 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस 3 के लिए, जीएस 4 के लिए। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है। और ना पता है मतलब ठीक है आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो जो कोचिंग है वो देती है ना कि ये आर्टिकल, जैसे अमित सर ये देते हैं, उनके यहाँ फ्री में पढ़ा रहता है कि ये जीएस 1 के लिए ये वाला आर्टिकल पढ़ो, जीएस 2 के लिए कम से 8-10 टॉपिक होते हैं बस, पूरे टॉपिक पूरे न्यूज़पेपर से। तो आप उसको कर सकते हो। देखो पता है ये फियर तो बिल्कुल नहीं लेके आना है कि मतलब पीटी बहुत रैंडम है, ऐसा नहीं है पीटी। आप अगर पीवाईक्यू देखोगे ना तो पीवाईक्यू से आपको पता पड़ेगा कि बहुत रैंडम नहीं है, चीज़ें वही हैं जो पहले भी पूछी गई हैं। बस ना पता है उसमें क्या करता है, क्योंकि यूपीएससी है तो वो अपने ऑप्शन चेंज कर देगा। जैसे ओनली 2 टॉपिक तो उसने वही पूछा ना, बस उसने ऑप्शन चेंज कर लिया, जैसे ओनली 2 कर दिया, 1 and 2 कर दिया। इस तरीके से पैटर्न में चेंज किया। जैसे इस बार उन्होंने पूरा वो दे दिया था प्रश्न, मतलब थोड़ा प्रश्न में कैसे बताऊँ,
प्रश्न वगैरह में दे दिया था, थोड़ा लेंदी करके प्रोसेस दे दिया था, बट टॉपिक तो सेम ही थे ना। तो आपको क्या करना है, उनका पीटी का फियर नहीं रखना है, बस अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना है कि अगर ये टॉपिक है और उसका पीवाईक्यू देखना है, अगर ये टॉपिक है तो यूपीएससी ने किस किस तरह के पीवाईक्यू पूछे। जैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, ढेरों क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन इस बार भी पूछा था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन, तो उसने बट घुमा फिरा के ऑप्शन दिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये घुमा कहाँ रहा है, तो आप वो पीवाईक्यू अच्छे से करो, फियर खत्म हो जाएगा और चीज़ों को एनालाइज करना सीखो। पीटी इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग, एनालाइजिंग की मतलब ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, इस ऑप्शन को चूज किया मैंने तो क्यों किया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका पता है पूरा होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है आप जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक, मैंने आपसे पूछा कि चलो ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक, तो मैं आपसे, आपको ये पता होना चाहिए मैंने ये ऑप्शन टिक किया, ये मेरा सही है, तो ये इसलिए मैंने सही किया है। और फिर जो 3 ऑप्शन रह गए वो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये 3 ऑप्शन क्यों एलिमिनेट करे, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक। तो आप इस तरीके से अगर सोचोगे ना, पीटी नहीं रुकेगा, इवन स्टेट पीसीएस का भी नहीं रुकेगा, थोड़े फैक्ट तैयार हो, नहीं रुकेगा। सेट के लिए मैथ्स बैकग्राउंड है। हाँ, तो सी साइड के लिए पता है आप ये कर सकते हो, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ो आप एडिटोरियल, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जिस तरीके से उसने 2026 में पूछे, के लिए ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि हमारी जो रीडिंग पावर हो, रीडिंग कैपेसिटी हो, थोड़ा ठीक हो, तो आप उसके लिए एडिटोरियल प्रेफर कर सकते हो। और पीवाईक्यू, उसके भी पीवाईक्यू करो, और डेली अगर आप सी सेट वीक लग रहा है तो डेली 1 घंटा दो मैथ को, वो और सारे आपको वो होने चाहिए तैयार, फॉर्मूले वगैरह वो होते हैं, बस डेली 1 घंटा दो। सी सेट का भी फियर नहीं है इतना। और वही कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, ताकि आपकी रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है वो अच्छा होए। चलिए आपका फाउंडेशन तैयार है ना, तैयार है तो उसके लिए आप घटना चक्र करिए, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। लेकिन वो पता है जैसे ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का घटना चक्र करना बहुत जरूरी है, मतलब वो तो करना है, और उसको बट हाँ, लूसेंट में कुछ सेलेक्टिव चीज़ें करी है, मैंने पूरी लूसेंट थ्रोली नहीं पढ़ी थी, मैंने लूसेंट का केवल साइंस वाला पोर्शन ही पढ़ा था, क्योंकि साइंस का वेटेज स्टेट पीसीएस में ज़्यादा रहता है बस। और और जैसे इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए मैंने कोई मतलब वो नहीं पढ़ा था, घटना चक्र नहीं पढ़ा था, बट मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र पढ़ा था, और इकोनॉमी के मेरे बेस क्लियर थे तो वहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चन हो जाते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए जो अमित सर का जो इन्वायरमेंट वाला प्रोग्राम था वहाँ से किया था, उसके नोट्स प्रॉपर थे। अमित सर ने सब कुछ करा रखा है यार, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनकी कोचिंग में खड़ी हूँ इसलिए, ऐसा नहीं है, मैंने सच्ची में उनको मतलब जो चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हैं वो मैंने अपने एग्जाम में अप्लाई करी हूँ और रिजल्ट दिखा है मुझे, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो सर ने पता है तब तक मार्केट में भी आई थिंक नहीं आया था, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो ये सारे क्वेश्चन ना अमित सर के फाउंडेशन मतलब जो इन्वायरमेंट का करा रखा है, मुझे लगता है वहाँ से सफिशियंट है। इकोलॉजी क्या है ये पूछा था, और यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल ये सब पूछे तो अमित सर ने पूरा अच्छे से करा रखा है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं बस हमें वो करना है। वो पता है वो मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है मतलब मैंने मंथली कोई मैगजीन नहीं की थी यूपीपीसीएस के लिए, मैंने ईयरली मैगजीन की थी जो ई दृष्टि की मैगजीन होती है, बस वो। और वो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था, क्योंकि फैक्ट होते हैं तो अपन भूल जाते हैं। एक पता है लिमिटेड सोर्स रखो बट उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी, मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये करो बस। हाँ हाँ हाँ, दृष्टि घटना चक्र, नहीं नहीं नहीं, ई दृष्टि घटना चक्र वाली जो ईयरली जो आती है वो, ठीक है, करंट अफेयर। हाँ हिस्ट्री था, और पहले मेरा मैथ्स था, हाँ हाँ फिर हिस्ट्री था। तो मेरा मेन टारगेट यूपीएससी ही था, अभी तो पता नहीं। हाँ इस बार दिया था मैंने, मेरा गया ठीक था यार, पता है सी सेट में मेरे कॉम्प्रिहेंशन गलत हो गए। वो ऐसा नहीं है कि यार वो मेरी खुद की गलती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो जीएस में तो मेरा 101 स्कोर बन रहा था, बट सी सेट मेरा थोड़ा गड़बड़ाया कॉम्प्रिहेंशन की वजह से। तो
हाँ, रीडिंग करनी है और डेली 1 घंटा सी सेट के लिए दो। अब बट मुझे लगता है अभी से नहीं करो, अभी से आप अपना फाउंडेशन तैयार करो, ठीक है। जब ना जनवरी से, क्योंकि पीटी मई में होता है ना, तो जनवरी से भी अगर आप डेली 1 घंटे 2 घंटे दोगे ना, तो आपका आराम से हो जाएगा। और पीवाईक्यू पे बिल्कुल कमांड बनानी है, पीवाईक्यू। हाँ, स्टार्टिंग से। जैसे नंबर सिस्टम आपने टॉपिक पढ़ा, अब नंबर सिस्टम की अब तो बहुत, या बहुत कैटेगराइज्ड तरीके से चीजें हो गई हैं। नंबर सिस्टम के आपको किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगाओ उनको, देखो कि मेरा कहाँ से नहीं हो रहा, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका कॉन्सेप्ट फिर सीखो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा, इसका कंसेप्ट सीखना है, बस सिंपल। देखो पता है, सबसे पहले तो यही मैं बोलूंगी कि टाइम, मतलब घंटे के अकॉर्डिंग स्टडी मत करिए, ठीक। एक अपना टॉपिक डिसाइड करिए। टॉपिक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। और अगर मतलब अगर आपको लग रहा है कि मेरी मोनोटोनस स्टडी हो रही है, मतलब एक ही टॉपिक अगर आप ले लोगे ना एक ही दिन में, एक ही टॉपिक, जैसे हिस्ट्री पूरे दिन पढ़ रहा हूँ तो एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग, पता है, तो ना मल्टीपल टॉपिक को लेके चलो। जैसे 2 सब्जेक्ट आप लेके चल सकते हो कि हिस्ट्री ले ली, पॉलिटी ले ली, या हिस्ट्री ले ली, ज्योग्राफी ले ली। तो इस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें। और कोई, किसी को कुछ डाउट पीटी के रिगार्डिंग? आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? पीटी सब बढ़िया? अरे पता है पूछो, पता है पूछोगे नहीं, देखो पता है टॉप, पता है हर किसी को ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। मैं थी तो बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन हो पाता था, कोई बताने वाला नहीं था कि एग्जैक्टली तुम गलती, मतलब तुम ये मत करो। बात ये होती है, पता है इस एग्जाम में सब लोग बताते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, क्या नहीं करना है ये आपको पता है, क्योंकि इतने कम बच्चे हैं। मुझसे पर्सनली आप इंटरेक्शन कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ भाई हमें ये नहीं करना। पूछो जो भी आ रहा है डाउट वगैरह। ओके। पीटी के लिए, पीटी के लिए घटना चक्र और ई दृष्टि, और बाकी बेसिक फाउंडेशन तैयार है, बस वो, और कुछ नहीं करना। तो मैं लैंग्वेज के लिए यही बोलूँगी कि लैंग्वेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी वाला न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के आप अगर नहीं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि वो थोड़ा क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं है उसमें, तो आप एडिटोरियल ज़रूर उसके पढ़ो। और पता है अब क्या हो गया है, एक साइट साइट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे ना सारे हिंदी के एडिटोरियल होते हैं। आप हिंदी के एडिटोरियल पढ़ो तो वहाँ से ना आपकी जो, हाँ हाँ हाँ, जनसत्ता बढ़िया है, उसको पढ़ो। तो वहाँ से ना आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे, जैसे स्तंभ है और मतलब सौंदर्य, ये सारे पॉइंट्स आए, ये सारे शब्द आएंगे आपके, जो फिर वो आपके आंसर्स में आएंगे। तो आप वो, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, हिंदी का न्यूज़पेपर, स्पेशली एडिटोरियल। तो मेंस के लिए सही टाइम है कि जब आपका थोड़ा फाउंडेशन तैयार हो जाता है, तब आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाती है ना, तो आप आंसर्स लिखने के लिए थोड़ा कैपेबल होते हो। और पीटी से, चूंकि पीटी हमारा मई में होता है या फिर जून में होता है ऐसे, तो आप जनवरी से पहले पहले आपके फाउंडेशन का जो कोर्स कंप्लीट हो गया होता है, उसके बाद आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो। देखो पता है क्यों, हमारे सबके पास नॉलेज होती है, हिंदी मीडियम के पास भी उतनी नॉलेज होती है जितनी इंग्लिश मीडियम के पास ही। अब तो कोई वो नहीं है, पहले कंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, इंग्लिश में ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट होता था, बट अब तो वो भी दिक्कत नहीं है हिंदी मीडियम वालों के साथ। तो क्या करना है, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते सब हैं लेकिन पता है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, हम आंसर्स ही नहीं लिखते। आप में से कितने लोगों फाउंडेशन तैयार हो गया, कितने लोगों ने आंसर्स लिखे, कितने आंसर्स लिखे, कितने आंसर्स लिखे होंगे अब तक, कब फाउंडेशन तैयार हो गया, क्या टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 300 400 आंसर्स डेली, मतलब आपने एक आंसर्स भी डेली नहीं लिखा, गलत बात है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज है बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। मेन गेम तो आंसर्स का है ना वहाँ पे, तभी तो हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। आप आंसर्स ही नहीं लिखते हो। देखो पता है आंसर्स लिखोगे डेली, तभी आपको पता पड़ेगा कि मैं अपनी नॉलेज को कैसे
मिनिमम शब्दों में या मिनिमम टाइम में मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो डेली आंसर राइटिंग करना इज मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बिना आपका हो ही नहीं सकता, आप ये समझ लो। जैसे PYQ के बिना PT नहीं हो सकता, हालांकि इसमें भी PYQ के बिना मेंस और आंसर राइटिंग स्किल के बिना आपका मेंस नहीं हो। तो आंसर राइटिंग बहुत करना जरूरी है। तो अब चलो, तो फिर मैं आंसर राइटिंग का बताती हूँ कि आंसर राइटिंग करनी कैसे होती है। तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि हर क्वेश्चन का हमें इंट्रो, कंक्लूजन एंड मेन बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में एक और दिक्कत है, इंट्रो इतना बड़ा लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन भी इतना बड़ा लिखेंगे, फिर बॉडी में पता नहीं क्या ही लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझते। सबसे पहली बात तो यही है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन की डिमांड समझो। ये पता है, मैंने अमित सर का ही मेंस का आंसर राइटिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया था। तो सर ने पहले पता है मुझे हम लोगों को क्वेश्चन की डिमांड पकड़ना सिखाया, क्योंकि UPSC में क्या होता है, स्टेट PCS में तो अभी थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, हालांकि अब वो UPSC की तरह इंक्लाइन हो रहे हैं, बट UPSC में तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे मल्टीपल टॉपिक, मल्टीपल वो क्वेश्चन दे रखा होता है। तो हम लोग UPSC की तो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था तब अमित सर ने डेली वो क्वेश्चन हमें तोड़ना सिखाते थे कि आप इस क्वेश्चन की डिमांड ये है और आपको इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें हैं या फिर 3 चीज़ें हैं, आपको इन सब चीज़ों पे एम्फेसाइज करना है। तो सबसे पहले तो हमें आंसर राइटिंग में क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ना कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आपने उसकी डिमांड को फॉलो नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिले, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे UPPCS में चूंकि कॉपी दिखाई जाती है तो बच्चों के 0 मार्क्स भी आए हैं आंसर्स में, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं पकड़ा। तो ठीक है, ये डिमांड वाला एक पार्ट हो गया, हमें डिमांड को पकड़ना है। उसके बाद फिर हो गया हमें इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी में। तो बॉडी के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ, क्योंकि इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा सेकेंडरी हो जाते हैं, बॉडी मेन पार्ट होता है। तो बॉडी में आप ना पॉइंट जनरेट करना सीखो पहले कि मैं अपने क्वेश्चन को कैसे मल्टी डायमेंशनल बना सकता हूँ। कई सारे क्वेश्चनों में ये देखा जाता है जब आंसर्स लिखते हैं तो वो मोनोटोनस आंसर्स लिखते हैं, मतलब मोनोटोनस इन द सेंस कि एक ही डायमेंशन में क्वेश्चन को घुमाते हैं या फिर उनकी लैंग्वेज को तोड़ के बस एक ही पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स में लिखते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हमें मल्टी डायमेंशनल पॉइंट बनाना है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन को लिखोगे। आपको पता ही नहीं होगा कि किस क्वेश्चन में हमें सोसाइटी के लेवल पे तोड़ना है, किस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल या सोसाइटी, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे तोड़ना है, या किस क्वेश्चन में हमें इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल के अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है। तो जब तक आप क्वेश्चन की राइटिंग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब भी आंसर्स लिखो तो आप पॉइंट जनरेट करो पहले। ये आपको लगातार पहले पता है, जब आप क्वेश्चन लिखा करो तो यही किया करो, क्वेश्चन की डिमांड मैंने पकड़ी है कि नहीं पकड़ी, और क्वेश्चन में मैंने पॉइंट जनरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो पॉइंट जनरेशन वाला ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर इंट्रो, कंक्लूजन। तो इंट्रो में आप क्या कर सकते हो, इंट्रो को बहुत क्रिस्प एंड छोटा रखो। और इंट्रो में हम लोग 2-3 फंडे होते हैं इंट्रो के लिए। एक तो अपन कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, या फिर किस कंटेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस क्वेश्चन को रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे पूछा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई पूछा तो हम बता सकते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, या आर्टिकल 21 के बारे में पूछा तो हम बता सकते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये निर्णय दिया। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट हिट करते हुए, ठीक। उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए, वो भी क्रिस्प होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपने ऊपर लिखा है ना उसी के रेफरेंस में कंक्लूजन लिखो। ऐसा नहीं हमने कुछ भी बना के कुछ भी कंक्लूजन लिख दिया, ठीक। और वो भी छोटा होना चाहिए, 3-4 लाइन का। और ये सब मैं मतलब अभी लग रहा होगा कि मैं बहुत वो दे रही हूँ, मतलब ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान नहीं। और ये सब आप जब अप्लाई करोगे तभी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, और उसको अप्लाई करो, मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक। और फिर ये हो गया हमारा इन आंसर का, राइटिंग का। फिर हम बात करते हैं जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी वो प्रेजेंटेशन की दिक्कत है ना। तो बहुत सारे मतलब मुझे लगता है हिंदी मीडियम में ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रेजेंटेबल नहीं बनाते हम अपने आंसर्स को। तो मोनोटोनस नहीं लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे करके हम लिख देते हैं। तो आप ना उसमें कुछ डायग्राम बना सकते हो, कोई रिपोर्ट कोड कर सकते हो, कोई केस स्टडी डाल सकते हो। इससे आपका आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेबल बनोगा। और ये सब आपके पास पहले से बने हुए होने चाहिए, पहले से आप बना के तैयार रखो, वो भी सिलेबस के बायस। जैसे ये वाले सिलेबस उठाओ GS1 का, उसमें टॉपिक निकालो, टॉपिक निकाल के फिर उसको, जैसे सोसाइटी में टॉपिक होता है
कास्ट सिस्टम हो गया, तो कास्ट सिस्टम में आप ये बनाओ कि कास्ट सिस्टम में मैं कौन सा डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग क्या डेटा है मेरे पास, ये आपके पास पहले से बना हुआ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। और फिर ये प्रेजेंटेशन हो गया, और प्रेजेंटेशन भी आपकी तब सुधरेगी जब आप मल्टीपल क्वेश्चन लिखोगे। ये 300 क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बहुत जरूरी है, कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन होने चाहिए, उससे भी ज़्यादा। और फिर ना पता है आप ये क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मेन प्रॉब्लम होती है पता है, आंसर्स में हमारा दिमाग लगता है, तो हमारा दिमाग मना करता है कि आंसर्स मत लिखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है आंसर्स लिखने में। तो आप क्या बना सकते हो, एक पीयर ग्रुप बना सकते हो अपना, है ना। 2-4 बच्चे उसमें हो जाओ, 2-4 बच्चे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो अपना, और उसमें डेली आंसर राइटिंग करो, और डेली एक दूसरे के आंसर से सीखो, डेली एक दूसरे के आंसर्स को गलतियां बताओ कि इसमें ये हम लिख सकते हैं, ये तुमने कमी लिखी है, बस। ये मेंस आंसर राइटिंग के बाद। और अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ, मेरी तरफ से ये था। हाँ। तो पता है इसका यही है, अलग अलग डायमेंशन तब आप में आएंगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चन का पॉइंट जनरेट करो, उसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं। आप बहुत सारे आंसर्स लिखो, अगर वो टॉपिक आया है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये टॉपिक मतलब सोसाइटी के लिए कैसे हेल्प करेगा, इन्वायरमेंट, या फिर मतलब जिस तरीके से भी आप डायमेंशन खोल रहे हो। देखो ज्योग्राफी में ये सारी डायमेंशंस नहीं आती है जब तक ह्यूमन ज्योग्राफी ना हो। इसमें भी कोर ज्योग्राफी है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में क्वेश्चन आया तो वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए ना। प्लेट टेक्टोनिक का उसने क्वेश्चन पूछा कि बैगनर अल्फ्रेड बैगनर वाला क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो वो तो आपको पता होना चाहिए ना उसके एविडेंस क्या है, और वो 4-5 एविडेंस आपको फाउंडेशन में सिखाए गए होंगे या फिर एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो ज्योग्राफी की मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो बेसिक आपका तैयार होना चाहिए, और वो भी रटा हुआ, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। तो ये है। और आप अदर क्वेश्चन की बात करें, उसमें पॉइंट जनरेट तभी होंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को तोड़ना सीखोगे, अपना दिमाग लगाओगे, ये नहीं कि किसी का देख लिया, अपने खुद से जनरेट करो। मैं ये सोच सकती हूँ। और मेन कोई बात नहीं, अभी 20 से 25 लिख लगने दो, है ना। 50-60 आंसर से कुछ नहीं होगा, लिखो उसको, अभी लिखो, अभी टाइम लगने दो, अच्छे से लिखो। अभी पता है मेन मेन चीज क्या है, आप अगर क्वेश्चन की डिमांड सही से टैकल कर पा रहे हो, आप इस चीज पे फोकस करो, या क्या मैं पॉइंट मतलब मल्टीपल पॉइंट जनरेट कर पा रहा हूँ, क्या मेरा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्या या फिर मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। तो आप अभी इन सब चीजों पे फोकस करो, क्या मेरा इंट्रो मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है, क्या मेरा कंक्लूजन थोड़ा क्रिस्प और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है। अभी आप इन सब चीजों पे फोकस करो, अभी टाइम पे फोकस मत करो। वो आज वो आएगा, वो लेकिन आप अपने आप से करोगे तब आएगा, लेकिन अभी आपने बहुत कम आंसर्स लिखे हैं, तो अभी आप टाइम का वो मत करो, डिमांड और पॉइंट जनरेशन वो सब चीज पे फोकस, और प्रेजेंटेशन। यूपी स्पेशल के लिए मैंने मेंस के लिए मेरे मतलब मल्टीपल सोर्सेस थे, जैसे मैंने एक तो ग्लांस एकेडमी का नोट्स लिया था, और दूसरा मेरा था नेक्स्ट आईएएस का था एक, और एक मेरा उसका था पीडब्ल्यू का। पता है इसमें से मैंने क्या किया, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी या फिर जो चीज़ें उसमें नहीं थी, वो मैंने एक ही नोट्स में कंबाइन कर ली थी। बस ये है, क्योंकि पता है अभी इसका थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, हर हर कोचिंग का इंस्टीट्यूट ना हर टॉपिक नहीं पढ़ा पा रहा है, तो आपको इसमें मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़े। आप एक जगह एक नोट्स बना सकते हो, एक कॉपी बना लो पेपर 5 की, पेपर 6 की, जो भी चीज़ें हैं टॉपिक वाइज लिख लो, मतलब और सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक निकालो। जैसे आज आपने लिखना है कि एंशियंट हिस्ट्री, उसमें पूछता है ना यूपी की,
तो आप देख लो कि तीनों में से क्या चीज़ें नहीं है, तीनों में जो चीज़ें हैं वो लिख लो, ये करना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट करते हैं तो हो जाता है, मतलब करोगे तो एक बार कर लोगे तो फिर वो। नहीं, या बिल्कुल नहीं है, ये एक तरह का मिथ है कि पूरे दिन पढ़ाई करनी है। मैं बिल्कुल भी पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकती थी, और आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग पूरे दिन कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आपकी जो पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो हमें ऐसा लगता है कि इस प्रिपरेशन में हेल्प नहीं करती, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपके माइंड को रिफ्रेश करती है। और इस चीज़ की आपको अहमियत तब पता पड़ेगी जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तब आपसे आपकी हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तब आप अपनी हॉबी बता सकते हो। और हॉबी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो एक तो आपकी प्रिपरेशन में मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं, आपके माइंड को बहुत काम रखती हैं। और चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, आपके माइंड की कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं मतलब पूरे दिन नहीं पढ़ना, अपना टारगेट फिक्स करके पढ़ो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करो, बहुत ज़रूरी है। चाहे गेम हो चाहे पेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो, सिंगिंग हो, कुछ भी करो। और तो पता है ये भी ना सबके अकॉर्डिंग वेरी करता है। देखो कोई ना सुबह पढ़ना प्रेफर करता है और कोई रात में पढ़ना प्रेफर करता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में मैं 2022 में जब दिया तो मैं रात में पढ़ती थी, सुबह सोती थी। तो लेकिन फिर बाद में मैंने अपना अपना साइकिल चेंज। तो जैसे सुबह उठ के पढ़ो तो सुबह ना पता है मुझे लगता है कि आप ना आधा पौना घंटा अपने शरीर के लिए दो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन हो। हमें लगता है पता है वो टाइम वेस्ट है, बट वो नहीं है। जब आपका दिमाग काम होता है ना, तब आप ना क्वेश्चन को बहुत मतलब चाहे पीटी हो चाहे मेन हो, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से सीख पाते हो, आप चीज़ों को अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर पाते हो। तो जैसे पता है मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि मैं जब काम रहती थी तो मैं पता है अपनी सराउंडिंग की चीज़ें ऑब्जर्व करती थी, और वो चीज़ें मुझे ना मेंस में, इवन मैं मेंस में तक लिख के आई हूँ वो सारी चीज़ें। कोई कमेटी देख ली, जैसे ना आप जब बोर्ड पे देखोगे ना कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये सब चल रही हैं, तो उनका डेटा ना बोर्ड पे लगा होता है होर्डिंग पे। और जैसे 2025 की मैं बात करूँ, उसमें पूछा था पीएम सौर बिजली घर जल घर योजना, पता है वो बोर्ड पे था। और लिटरली पता है जब मैं जा रही थी अपने एग्जाम को देने, तब मैंने वो बोर्ड पे देखा था और वहां से वो मेरा क्वेश्चन सही हुआ। तो आप अपने आप को टाइम दो और ऑब्जर्व करो चीज़ों को। सबसे पहले तो ये हो गया, उसके बाद फिर हम एक स्लॉट बना सकते हैं जो हमें कठिन सब्जेक्ट लगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में तब उस टाइम ना हमारा दिमाग फ्रेश होता है और चीज़ें बहुत जल्दी एक्यूमुलेट करता है और हार्ड चीज़ों को भी अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो फिर हम जो भी हार्ड सब्जेक्ट होता है हम उसको कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरा पता है सिटिंग आवर्स थोड़ा ठीक है, 3-3 4-4 घंटे में एक इकट्ठे बैठ सकती हूँ। तो जैसे किसी किसी का 2 घंटे होता है तो वो 2 घंटे ले सकता है, फिर 15 मिनट का ब्रेक करके फिर वो कर सकता है ना। फिर मैं क्या करती थी, जब मेरा फाउंडेशन कंप्लीट ही हुआ था फिर मैं खाना पीना खा के फिर मैं आंसर राइटिंग करती थी, ज़रूर था वो मेरे लिए, मस्ट था। तो 2 घंटे मतलब 1 घंटे मतलब मैं कुछ पढ़ के मतलब PYQ देख के, उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग करती थी, 1 घंटा लिखती थी। फिर थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, उसके बाद से फिर से पढ़ने बैठ गए। फिर लेकिन फिर भी मैं PYQ देखती थी उस पीटी के। थोड़ा मतलब मैं पीटी का थोड़ा सा लेके चलती थी, क्योंकि तब हमारे सामने भी फोबिया था कि पीटी निकलता नहीं है, पीटी निकलता नहीं है, बट तो PYQ देखती थी। उसके बाद फिर मेरा जो भी ऑप्शनल था, हाँ फिर मैं ऑप्शनल को करती थी, क्योंकि ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है। और ऑप्शनल अगर आपका अच्छा है तो आप ऑप्शनल पे बेटर कमांड, तो ऑप्शनल को मैं देती थी टाइम 5-6 घंटे तो देती थी ऑप्शनल। लेकिन वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका ऑप्शनल अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको इतनी नीड नहीं है ऑप्शनल एज कम्पेयर टू GS 1 2 3, तो आप ऑप्शनल को कम टाइम दे सकते हो, जैसे 3 घंटे 4 घंटे, ये ऐसे है। अरे पूछो, पता है सच में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमको आप लोगों को सीरियसली नहीं मिलेगी। मतलब आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आपके मन में जो डाउट है, आप जो नहीं करना चाहते हो या आप जो कर रहे हो, तो
पूछ सकते हो आराम से। हमारे अकॉर्डिंग तो उसके लिए तो मैंने पता है मतलब जैसे मेरा मेरा पहले ना बिहार का इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा यूपी का इंटरव्यू। तो बिहार के लिए मैंने जो प्रिपेयर किया था, फॉर्चुनेटली वो मुझसे यूपी पीसीएस में पूछा गया, और बिहार में वो पूछा ही नहीं गया जो मैं बिहार के लिए प्रिपेयर करके गई थी। तो तो उसके लिए बेसिकली मैंने तैयार किया था जो भी मतलब मेरा बैकग्राउंड था। जैसे मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, मैथ्स से एमएससी है मेरा, तो मैथ्स बैकग्राउंड, और मैं आगरा की हूँ तो आगरा के बारे में पूरा प्रिपेयर किया था। और मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, और मैं पेंटिंग करती हूँ। तो पेंटिंग हॉबी के बारे में पूछा था। लेकिन पता है वहाँ पे ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा वो है, ये भी जो इंटरव्यू प्रोग्राम होता है वो भी कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है। और वहाँ पे जाके अगर आपने कॉन्फिडेंट दिखाया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ बीपीएससी में, लेकिन वहाँ से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला कि आपको ना मतलब इंटरव्यू जो होता है आपकी नॉलेज का गेम ही नहीं है ना, तो वो आपके कॉन्फिडेंस का गेम है। और मुझे इसका बेनिफिट मिला यूपीपीसीएस में, तो मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरव्यू में, 70 मार्क्स हैं, जबकि 72 आई थिंक हाईएस्ट मिले हैं किसी को। तो वहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस का काम किया। लेकिन पता है जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है इतने इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उनके सामने बैठने का, वो आई थिंक वो मेरा मोटिवेशन था जब मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, उसके बाद यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देने का। कि हाँ, मैं अपने दिमाग में ये सोच के नहीं गई थी मुझे इंटरव्यू देना है, बट मैं ये सोच के गई थी कि मुझे इतने इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे। जैसे मेरे बोर्ड में जो सर थे वो एक आईपीएस सर थे, और जो बीपीएससी वाले जो चेयरमैन सर थे वो मेरे बोर्ड को हेड कर रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो लोग बहुत काम करते हैं हम लोगों को, और वहाँ पे भी नॉलेज काम नहीं आती, वहाँ पे भी आपके ऑब्जर्वेशंस काम आते हैं, और कामनेस काम आती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब जब आप अपन लगातार फेलियर होते तो आपको पता नहीं होता ना कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, ये एग्ज़ाम आपके लिए बना भी है कि नहीं बना है। लेकिन जैसे मैं इंटरव्यू में गई तो मुझे लगा यार सब वर्थ इट है। मतलब मेरा फाइनली सिलेक्शन भी होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं इन लोगों के सामने हूँ, ये मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि आप उन लोगों से इंटरेक्ट करते हो। वो आपको अपॉर्चुनिटी शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल भी पाएगी अब भी अब मिल सकती है सिलेक्शन के बाद, लेकिन सिलेक्शन से पहले शायद नहीं मिल पाएगी इतने बड़े बड़े लोगों से बात करना, वो भी इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करना। तो मुझे तो बस यही था कि हाँ ठीक है, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। बस मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि मैं वहाँ थी इंटरव्यू के लिए। हाँ, प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन बीपीएससी में मेरे साथ एग्जैक्ट यही हुआ। उन्होंने मुझसे कुछ भी पूछा, और लेकिन मैं पता कुछ भी मतलब जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने जबकि उनको बताया था कि मेरा मतलब मेरी हॉबी क्या है, पेंटिंग बताई थी। और मेरा चेस का तो कोई नाम भी नहीं था। आई थिंक मैंने मैथ से एमएससी बताया था तो उन्होंने चेस के बारे में पूछा, वो भी चेस की रेटिंग के बारे में पूछा कि कौन सी रेटिंग देते हैं चेस को। और चेस के प्लेयर्स वो तो पता ही होते हैं सबको। और आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और बहुत रैंडम थे, बहुत रैंडम गया था मेरा बीपीएससी का इंटरव्यू। बट वहाँ पे क्या था, मैं बहुत काम थी और कूल थी। और तो उन सर को शायद मतलब उन्होंने मेरी नॉलेज पे बेसिस पे नंबर मार्क्स ना दिए हों, बट उन्होंने मेरी कामनेस और कूलनेस के आधार पे मार्क्स दिए होंगे तो मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो ऐसा होता है, रैंडम होता है। लेकिन उसको पता है अपन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपी पीसीएस में किया, मैंने उनको पहले ही बता दिया कि मैं सेंट जॉन्स कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे ना ये स्टेट पीसीएस में क्या होता है आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। हाँ, लेकिन यूपीएससी में होता है, आइडेंटिटी आपको सब कुछ पता होता है। तो वहाँ पे मैंने अपने पहले से ही बता दिया था कि मैंने अपनी जो एमएससी और बीएससी है वो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से की है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो आगरा पे था, और आगरा फिर वो मेरे मतलब पॉजिटिव था। उन्होंने आगरा में जो भी पूछा, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ताजमहल में कंट्रोवर्शियल था, तेजो महल और आगरा वाला जो चल रहा था वो। लेकिन उसके लिए मैं प्रिपेयर थी पहले से ही, कि मैंने बीपीएससी का तैयार किया था। हाँ, ये है कि रैंडमनेस है, बट ना आप इंटरव्यू को अपनी तरीके से भी मोल्ड कर सकते हैं। और इसकी प्रिपरेशन पता है इंडिविजुअल नहीं होती है। इंटरव्यू इज नॉट अबाउट अकेले नहीं होना। पीटी मेंस में पता है आप ना, अब मुझे रियलाइज होता है जब मैं पढ़ती हूँ तो
कि ना जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़े तो इस तरीके से पढ़ें कि ये अगर सामने वाला हमसे ये पूछ लेगा तो हम इसका क्या आंसर देंगे। कुछ टॉपिक्स में ये भी होना चाहिए, बस ये है। हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है, मतलब अलग नहीं है कि इंटरव्यू की अलग करनी है, पीटी की अलग करनी है, मेंस की अलग करनी है, सब इंटरकनेक्टेड है। और ऐसा भी नहीं है कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी बिल्कुल अलग है, तो ये भी नहीं है। चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, आप लोग पीवाईक्यू देखा करो। पीवाईक्यू में तब आपको पता पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अलग नहीं है, चाहे स्टेट हो, पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, सब में अब आ रहा है। इवन यूपी पीसीएस तो यूपीएससी के पीवाईक्यू पूछ रहा है, जो सिंपल वाले हैं। तो आपको पढ़ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें तो स्टेट पीसीएस नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकलेगा ही। वो तो इंटरकनेक्टेड है और सब कुछ अपन नहीं प्रिपेयर करते हैं। और अरे, मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पता है सबसे मेन बात होती है, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर मतलब लाइबिलिटी की तरह रहते हैं ना, मतलब हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब से आप ऑफिसर बन जाते हो, पेरेंट्स क्या, आपको पूरी पेरेंट्स तो होते हैं, वो तो आपका चाहते हैं सिलेक्शन हो, लेकिन पूरी सोसाइटी आपके पापा और आपकी मम्मी हैं, उनको जानती है, आपके नाम से जानने लगी है। तो मुझे, मेरे पापा को अब मेरे नाम से बोलते हैं कि हाँ कमिश्नर साहब के पापा हैं वो। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए कि हाँ। और देखो पता है ये जो प्रिपरेशन है वो आप ना एकदम एकदम बर्डन होके मत करो कि भाई मतलब मुझे सिलेक्शन लेना है, एकदम मर जाना है, 24 घंटे पढ़ रहे हैं बिना किसी उसके, पढ़ रहे हैं बिना किसी मतलब बिना किसी किसी मतलब रीजन के कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। पढ़ना है भाई, पढ़ना है, वो पढ़ रहा है 14 घंटे, मुझे पढ़ना है 18 घंटे, ऐसा नहीं करना है। देखो सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ो। और पढ़ो इसलिए क्योंकि मुझे नॉलेज लेनी है, क्योंकि मुझे सोसाइटी के बारे में समझना है, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी समझनी है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री समझनी है। बस ये रखो, क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज को बढ़ाना है ना। और तो एग्जाम निकल जाता है, एग्जाम बहुत छोटी चीज है यार, निकल जाएगा। मेरा भी निकला ना, आप लोगों का भी निकलेगा। बस कंसिस्टेंसी बना के रखो, ये है। देखो ज्यादा घंटे मत पढ़ो। एक हो गया कि हमें मतलब सोलली, जैसे ना मैंने देखा है कुछ बच्चे ना अपने अपने नोट्स बनाते रहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, जैसे फाउंडेशन बैच किया और उसमें से भी नोट्स बना रहे हैं छोटे छोटे। वो पता है मेंस में थोड़ा काम करता है, बट मैंने सीरियसली, मैं अपनी बात करूं, मैंने नहीं बनाए थे मेंस के लिए भी नोट्स छोटे छोटे। मैंने बस इंट्रो, कंक्लूजन और जो भी इंग्लिशमेंट पॉइंट थे बस उसके नोट्स बनाए थे, वही मुझे हेल्प किया। और तो स्मार्ट स्टडी ये होती है कि हम ज़्यादा नोट्स ना बनाएं, जो भी नोट्स बनाएं हम उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, और जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हम उसको एनालाइज करें कि मतलब ये एग्जाम में पूछी जा सकती है तो किस वे में पूछी जा सकती है। बस ये है स्मार्ट स्टडी। और नोट्स को कैटेगराइजेशन करो यार, पता है नोट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो। जैसे अमित सर ने बताते, वो तो बताते ही है, उनका तो की टर्म्स है पीवाईक्यू एंड सिलेबस, वो आपको की टर्म्स पे रटा हुआ होना चाहिए और हर सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस ये